और जब तक बजट नहीं होंगे तो स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता को मुहैया नहीं होगा। एम्स का बजट 2000 करोड़ है और बीएचयू का बजट मुझे लगता है 200 करोड़ के आसपास होगा। हमारा संघर्ष कोई एक एम्स या एक अस्पताल बनाने तक सीमित नहीं। 1.5 साल तक सस्पेंड रह चुका हूं इसी आंदोलन के लिए। मैं राष्ट्रपति महोदया तक को भी लिखा हूं, देखते हैं कि क्या होता है उनके ऊपर कार्रवाई। ये तो पूरे अभी भी एकदम है कि मैं ही अगला बन रहा हूँ। अरे कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, ये लोकतंत्र है नहीं, लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। आज हमारे साथ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओम शंकर सिंह जी मौजूद हैं, जो बीएचयू के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको एम्स का दर्जा दिलाने के लिए। सर, रिपब्लिक हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, बताइए अपने संघर्ष के बारे में कुछ। देखिए, ये संघर्ष जो है 2011 में शुरू हुई थी और हमारा संघर्ष कोई एक एम्स या एक अस्पताल बनाने तक सीमित नहीं है। हमारा संघर्ष जो है इस देश के हर नागरिकों को स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार मुहैया कराने के लिए क्योंकि मेरा मानना है और दुनिया के जितने भी जो समझदार व्यक्ति है उनका मानना है कि इस देश या किसी भी समाज और किसी भी व्यक्ति का विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक उस देश के नागरिकों को स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार प्राप्त ना हो जाए। इसीलिए हम लोगों ने ये मुहिम आज से 1.5 दशक पहले चलाई थी। स्वास्थ्य और शिक्षा में स्वास्थ्य सबसे पहले महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य होगा फिर शिक्षित होगा। तो मनुष्य स्वस्थ हो, ये पहली लड़ाई थी। और इस लड़ाई की शुरुआत जब हम लोगों ने 2011 में की थी और उसके बाद 4 बार आमरण अनशन कर चुका हूँ। 21 दिन तक पिछले मई में आंदोलन किया था। 1.5 साल तक सस्पेंड रह चुका हूँ इसी आंदोलन के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो हम लोग की पहल थी कि इस देश पे सबसे पहले स्वास्थ्य एक राजनीतिक मुद्दा बने, वो बन चुका है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, ये हम लोग के आंदोलन की पहली जीत थी। दूसरा, जब हम लोग कह रहे थे कि स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाए, तो सरकार ने, जो वर्तमान की सरकार है, पहले स्टेप में उन्होंने आयुष्मान भारत की योजना लागू की, जो सिर्फ गरीबों के लिए थी। और हम लोग के आखिरी आंदोलन जो अभी मई महीने में चला था, उसके बाद अभी 1 महीना पहले ही सरकार ने 70 साल से आयु वर्ग के सभी लोगों के लिए ये सुविधाएं शुरू कर दी है। यानी कि स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार उनको मिल गया है। ये एक बहुत ही सकारात्मक पहल है, जिससे, और ये वो वर्ग हैं जिनको कोई नहीं देखता, चाहे वो कितने भी बड़े आदमी के पिता माता क्यों ना हो, तो उनके लिए ये कारगर हुआ। हमारा आंदोलन, हमारी तपस्या, ये एक सुखद अनुभूति है। और एक तीसरी जो थी कि जहां हम कार्य करते, यानी कि दीपक तले अंधेरा नहीं होना चाहिए, कि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, और यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं ही अगर बेहतर ना हो तो फिर चारों तरफ की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करके वो चीज़ें नहीं हो पाएगी। और इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जब पूरी दुनिया में चिकित्सा जगत की उत्पत्ति काशी में हुई थी, भगवान धन्वंतरी काशी में ही अवतरित हुए थे, और उन्होंने ही भगवान शंकर की तबीयत जब खराब हो गई थी विष पान के बाद, तो उनका इलाज करके पहले चिकित्सक के रूप में उनकी भूमिका निर्वाह किया था। यहाँ देखते थे कि गंगा के किनारे लोग झोपड़ियाँ बनाकर रहते थे। लोगों का कहना है कि वो मरने आते थे, लेकिन मेरा मानना है कि वो इलाज करवाने यहाँ आते थे। दुनिया में जो शल्य चिकित्सा का है विश्व का पहला विश्वविद्यालय यहीं पर भगवान धन्वंतरी के जो वंशज थे देवदास जी, उन्होंने बनवाया था। तो इतनी जो काशी और उनकी जो आध्यात्मिक और ये पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि में रहते हुए भी अगर काशी वासियों को ही स्वास्थ्य के अधिकार ना मिलते और यहाँ के लोग प्रधानमंत्री जो कि सबसे महत्वपूर्ण अपने सांसद होते हैं, उनके होने के बाद भी नहीं मिलता, तो बहुत दुख की बात थी। एम्स का बजट 2000 करोड़ है और बीएचयू का बजट मुझे लगता है 200 करोड़ के आसपास होगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो ये बजट इतना कम बीएचयू का क्यों है? हाँ, यही मैं कह रहा था कि जब हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया था तो उस समय मात्र 2 करोड़ था। अच्छा, 2 करोड़ था उस टाइम? सिर्फ 2 करोड़ था उस समय। कब की बात है सर? ये 2011 की बात है। और ये 2015-16 में आकर ये बजट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ और अभी ये 200-250 करोड़ के बीच में ऐसा बजट आता है। लेकिन एम्स जो है उसका बजट 1,500 से लेकर 2,000 करोड़ होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीएचयू जो है अभी तक MHRD यानी शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता था और उसी के अधीन ये अस्पताल था। तो और बहुत सारे अस्पताल MHRD के अंदर आता है, तो वहाँ शिक्षण संस्थान भी है, तो फंड बहुत कम दे पाते थे वो। लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर एम्स या इसके जैसे ही कुछ संस्थान आते हैं और बजट वहाँ ज़्यादा है, तो इसलिए पर इंस्टीट्यूट को ज़्यादा बजट मिल पाता था। और जब तक बजट नहीं होंगे तो स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता को मुहैया नहीं होगा। तो ये जो MOU अभी हुआ है, हम लोग की लगातार जो लड़ाई थी वो यही थी कि BHU में, बनारस में एम्स बने, या तो BHU के अंदर या BHU के बाहर।
अगर उस मांग में और ये कहना था कि इनको सीधे स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन लिया जाए। कल का एमओयू पढ़ने से, जो स्वास्थ्य मंत्रालय का जो ट्वीट है उसको पढ़ने से ये लगता है कि उनका कहना है कि हम यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय अब बीएचयू में तकनीकी जो चीज़ें हैं और फाइनेंशियल, ये दो शब्द उन्होंने लिखा है, तकनीकी और फाइनेंशियल सहायता प्रदान करेंगे। तो मैं अब ऐसा इससे इंटरप्रेट कर रहा हूँ, वैसे तो एमओयू देखने से पता चलेगा कि एक्चुअली क्या एमओयू हुआ है दोनों में, कि अब वो वही होगा जो हम लोग चाहते थे। लेकिन अब ये बीएचयू से इनका कितना संबंध रहेगा, उसका बजट किस होकर आएगा, ये सब देखना पड़ेगा। और बजट में क्या कोई लीकेज होगा, उसको कैसे बंद किया जाएगा सरकार को, इस पर भी मोदी जी को खास निगाह देनी पड़ेगी। क्योंकि सरकार ने एक सकारात्मक और बहुत ही अच्छी पहल की है, तो सरकार धन्यवाद के पात्र हैं। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए, क्योंकि यहाँ के सांसद को धन्यवाद, ना सिर्फ मैं आम जनता की तरफ से भी उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार अगर मिलेगा उनके आसपास के, तो आम जनता उससे खुश होंगे। आप संघर्ष में इतना आगे रहते हैं, हमेशा आगे रहते हैं, के गुप्ता पे कार्रवाई कब की जाएगी? यही तो प्रधानमंत्री से मेरा भी सवाल है। और ना सिर्फ के गुप्ता जी, बल्कि के गुप्ता जी को पालने वाले जो वाइस चांसलर सुधीर कुमार जैन साहब हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? वो तो अभी भी कह रहे हैं कि मैं ही अगला, इतने सारे भ्रष्टाचार करने के बाद भी नियमों के विरुद्ध नियुक्तियाँ और जिनको मन होता है उनको काम दे देते हैं। भ्रष्टाचार, जितने भी भ्रष्टाचारी चुन है सबको चुनको उन्होंने अपने पदों पर, उच्च पदों पर बिठाया है। जहाँ पर नियुक्तियाँ इमरजेंसी थी, इमरजेंसी कहाँ थी? सबसे पहले रजिस्ट्रार चेंज करना था, वो आपने तत्कालिक बनाया ताकि, रजिस्ट्रार तो कहते हैं कि कुलपति राजा है। हाँ, कुलपति राजा हैं, तो यही तो बता रहे, वैसे ही रजिस्ट्रार बनाते हैं कि वो कहे कि कुलपति राजा है। लेकिन होना ये चाहिए, खुद मिलने गया था। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि होना ये चाहिए था कि रजिस्ट्रार एक सरकारी अधिकारी हैं और कुलपति भी एक सरकारी अधिकारी हैं, और मैं भी और चिकित्सा अधीक्षक भी सब एक सरकारी अधिकारी है। कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं। ये लोकतंत्र है नहीं, लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। जब वो राजा इसलिए क्यों कहते हैं, यही समझने की बात है, क्योंकि उन्होंने ही बिना योग्यता के इनको बनाया है और बना के रखा है। अगर इन्होंने 3 सालों तक लगातार इमरजेंसी लागू करके की और इमरजेंसी पावर का दुरुपयोग करके यहाँ नियुक्तियाँ की, यहाँ के हेरिटेज पेड़ को, महामना के आदर्शों को जमीन जड़ से काट कर ख़त्म करने की कोशिश की, और उसके लिए अभी जो हम लोगों ने कंप्लेन किया तो ट्रिब्यूनल ने उनके विरुद्ध एफआईआर तक दर्ज कराया है, जिसमें रजिस्ट्रार साहब ही नामित है और उन्हीं को जेल जाना पड़ेगा आज नहीं कल। के गुप्ता जैसे भ्रष्ट अधिकारी को लगातार बना कर रखा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन अपने 3 सालों के कार्यकाल खत्म होने के बाद भी लगातार बने हुए हैं। ब्लड बैंक के भ्रष्टाचार में आरोपित नहीं, साबित अपराधी हैं वो। और उन्होंने जो प्रमोशन किया है वो एमएचआरडी है, एमएचआरडी ने 2001 में बहुत ही क्लियर कहा था कि नियुक्तियां जो है ये इमरजेंसी पावर के अधीन नहीं आता है, और किसी भी व्यक्ति का सैलरी का निर्धारण ये उनको करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर इसके लिए सिर्फ जो अधिकार है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल नाम ही एग्जीक्यूटिव है। जैसे एग्जीक्यूटिव का काम है कि विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी अधीन चीज़ें होगी सारे में एग्जीक्यूशन जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इन्होंने 3 साल तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल को जानबूझकर नहीं बनवाया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम होता है भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना। तो ये भ्रष्टाचार की मंशा से ही आए थे कुलपति जी और खुलकर भ्रष्टाचार किया है। और यहाँ पर हमारे ही विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष से जिन्होंने खरीद में 2.56 करोड़ में घपले किए थे उन्होंने, और इसके जांच उन्होंने खुद कुलपति जी ने करवाया मेरे निवेदन पर। और उसके बाद उस पर दोषी पाने के बाद भी उनको कहा कि आप सिर्फ व्यवहार अच्छा करिए। अब बताइए कि कोई भ्रष्टाचारी आदमी व्यवहार अच्छा करेंगे कि जेल में जाएंगे, नौकरी से जाएंगे? तो ये तो, और उन्होंने यही नहीं रोका बल्कि वेंडर्स जिनको कि मैंने ऑब्जेक्शन किया था पेमेंट का, उनको अपने पावर का दुरुपयोग करके उन्होंने वेंडर को पेमेंट किया, जो कुलपति महोदय के वित्तीय अपराध में, भ्रष्टाचार में शामिल होने के सीधे सबूत हैं। और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन पर कोई कार्रवाई। इसके लिए मैं राष्ट्रपति महोदया तक को भी लिखा हूं, देखते हैं कि क्या होता है उनके ऊपर कार्रवाई। ये तो पूरे अभी भी है एकदम है कि मैं ही अगला बन रहा हूँ, अगली नीतियाँ बना रहे सब,
कि अब अगले बार कैसे, मतलब 1000 करोड़ विश्वविद्यालय को भी मिला था इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस के नाम ने बताया था कुछ इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस के नाम पर 1000 करोड़ मिला था, जिसको खा पका गए। आप खुद देख लीजिए चारों तरफ घूम के, अगर कहीं आपको विकास दिखाई दे तो हमको भी दिखाइए, हम भी देखना चाहते हैं उस विकास को। छात्रों का मतलब बेरोजगारी तो पूरा कंपनियां आ गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे ले रही हैं। 2-2 लाख सुनने में आ रहा है, उड़ते उड़ते खबर आती है, कोई 2 लाख कोई 1.5 लाख मांगता है छात्रों से, फिर उनको रोजगार लगाता है, बाहर के लड़कों को रोजगार पे रखता है। ये भी तरह की कुछ बातें सामने आ रही हैं। आप 2 लाख कह रहे हैं, बहुत लोग तो कह रहे हैं कोई किसी के प्रमोशन में 20 लाख दे रहा है, कोई 30 लाख दे रहा है, कहने वाले हैं। अब तो वो तो उसके प्रमाण कुछ बीएचयू में चल रहा है, फिर भी कुलपति मौन क्यों है? कुलपति ही ले रहे तो मौन ही होंगे ना। अच्छा भाई, मौन आपने हमारे चैनल के से माध्यम से बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। जी, अगर ले कुलपति ही रहे हैं तो मौन। मैं तो कहा कि हमारे पास तो एक वित्तीय उनके अपराध के सबूत हैं, और अगर उन्होंने नियमों को तोड़ के बिना एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नियुक्तियां की है तो ये बिना भ्रष्टाचार के हो ही नहीं सकता। हमारे खुद के विभाग में मैं बता रहा हूँ कि हृदय विभाग में 4 वैकेंसी निकली थी। अगर आप देखें इमरजेंसी पावर सच में अगर आपको उपयोग करना है तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा अगर इमरजेंसी कहीं पर नियुक्तियों की होगी तो हृदय रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति होगी कि नहीं होगी? क्या कि यहाँ पर जान जो है मिनटों में जाती आती है। दूसरे विभाग में जाएंगे 1 दिन 2 दिन समय मिलेगा आपको, यहाँ घंटों और मिनटों में जाने जाती लोग की। वहाँ पे 4 वैकेंसियाँ थी, उसमें सिर्फ आपने 1 की नियुक्ति की, 3 को एनएफएस कर दिया। यानी कि आपने इमरजेंसी पावर का सिर्फ आर लेके भ्रष्टाचार किया है नियुक्तियों में। आप ये सीधे सीधे प्रमाण है, आपके हृदय विभाग खुद प्रमाण है। और आपने हृदय विभाग में भी जब नियुक्तियाँ करनी थी तो मुझे जबरन आपने हेडशिप से हटा दिया कानून को तोड़कर, और मेरे किसी भी प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते हैं। हमें जब उनको गलत व्यक्ति का चयन करना था तो जिस समय चयन करना था इसी चैम्बर में 24 घंटे रहता था मैं, और उन्होंने कहा कि आप जो आरोप लगाए मुझे कि आप अनुपस्थित हैं। अब समझिए, जो अपने ऑफिस में 24 घंटे रह रहा है वो अनुपस्थित होगा। अब अपना मतलब कुछ आरोप भी अच्छा लगाते तो अच्छा लगता कि आदमी कन्विंस हो जाए कि रोड मीडिया रिपोर्ट कर रही है, रोज 4 कैमरा आपने मेरे गेट के ऊपर लगा रखा है, 4 गार्ड गेट के बाहर बैठा रखा था आपने। स्टेट इंटेलिजेंस, सेंट्रल इंटेलिजेंस, मीडिया रिपोर्टिंग रोज छप रही है कि आप लगातार मरीज भी देख रहे हैं, आमरण अनशन भी पर बैठे हैं, और कोई भी आपका कार्यालय का कोई कार्य बाधित नहीं है। कैसे हो सकता? मैं 3 गुने काम कर रहा हूँ, संडे को कर रहा हूँ, ऑफिशियल हॉलीडेज में कर रहा हूँ। और आपने ये इसलिए किया था क्योंकि आपको गलत आदमी को चयनित करना था। आपने पहले स्क्रीनिंग में गलत आदमी को लिया, फिर जब चयन प्रक्रिया होनी थी तो आपने टर्म से 55 दिन पहले ही जबरन मुझे हटा दिया, और जिस दिन हटाया उसके अगले दिन आपने इंटरव्यू रखा। तो अब मैं कैसे नहीं मानूं कि आप भ्रष्टाचारी हैं? आपके भ्रष्टाचार के सीधे सीधे सबूत हैं हमारे पास। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। सूरत बदलनी चाहिए और लोगों की सेहत बदलनी चाहिए, और देश की भी सेहत बदलनी चाहिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर ओम शंकर जी, जो कि बहुत ही आंदोलनकारी टाइप के व्यक्ति हैं और सत्य के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। गांधी के इस देश में जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं, सुन भी रहे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।